दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों, जेपीएससी 2021 का पीटी टारगेटेड यह श्रृंखला चलाई जा रही है, जो आपके झारखंड से सीधे सीधे जीएस पेपर 2 से 100 सवाल पूछे जाएंगे। इस श्रृंखला में हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले क्लासेस में हमने मांझी शासन व्यवस्था को पढ़ चुका था और उसी मांझी शासन व्यवस्था को हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा था, समझा था। उसी क्रम में जो 4-5 बिंदु, जो 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं को भी आज हम लोग देखेंगे जो उस क्लासेस में छूट चुकी थी। मैं चाहता हूं कि एक भी बिंदु मिस ना हो, आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने का काम करे। इसलिए मांझी शासन व्यवस्था का जो बिंदु हम लोग देखेंगे आज, मांझी शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था। इस मांझी शासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो थी, जो मांझी शासन का जो प्रशासन चल रहा था, तो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है और इसी पंचायत के प्रमुख को हम लोग बोलते हैं मांझी। क्या बोलते हैं? मांझी। क्या बोलते हैं? मांझी। ठीक है, पिछले क्लास में लोग देखे थे कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है, प्रत्येक गांव का एक अपना पंचायत होता है और उस पंचायत के प्रमुख को, प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या बोलते थे? मांझी कहते थे। और उसी गांव के, इस गांव में हम लोग देखेंगे, इस गांव के जो धार्मिक प्रधान होते थे उसको बोलते हैं हम लोग नायके। धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? नायके। इसे भी जानने की आवश्यकता है, नायके। आप जान पा रहे होंगे कि गांवों की रक्षा करने के लिए, बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए, गांव की जनता के लिए एक क्या था? रक्षा दल चल रहा था। रक्षा क्या था? रक्षा दल के प्रमुख, रक्षा दल के प्रमुख जो थे, रक्षा दल के प्रमुख को हम लोग बोलते हैं लासोर टंगोय। क्या बोलते हैं? लासोर, लासेर, सोर नहीं, लासेर टंगोय। टंगोय, इनका क्या काम था कि गांव की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से उस गांव की जनता को बचाना, यह लासेर टंगोय का काम था। धार्मिक प्रधान का क्या काम था कि अपने जो धार्मिक जो अनुष्ठान था अपने समाज में, खास करके मांझी शासन व्यवस्था में, मांझी शासन के समाज में, उसमें पूजा पाठ कराना, वैवाहिक संबंध में जाना, यह नायक का काम होता था। अब हम लोग एक देखे थे, एक यहाँ जो मांझी शासन व्यवस्था में एक था, उसका नाम होता था एक भादो प्रजा, जो वरिष्ठ सज्जनों के लिए यूज किया जाता था। एक शब्द इस्तेमाल होता है भादो प्रजा। भादो प्रजा, ये क्या है? भादो प्रजा वरिष्ठ सज्जनों का समूह था। इसे भी याद रखने की आवश्यकता है, वरिष्ठ सज्जनों की समूह, वरिष्ठ सज्जनों की समूह। क्या है? वरिष्ठ सज्जनों का समूह, का समूह, वरिष्ठ सज्जनों का समूह। और भादो प्रजा का क्या काम था? भादो प्रजा का काम था झगड़ों के मसले को निपटाना। जो झगड़ा होता था, उन झगड़े के मसलों को क्या करना? निपटाना, झगड़ा को शांति व्यवस्था करना, शांत करना। तो इसका काम था, झगड़ा से संबंधित इसका काम था, झगड़ा से संबंधित मसलों को निपटाने का काम भादो प्रजा का था। इसे भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक जो व्यवस्था चल रही थी, उसी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे बातचीत की गई थी। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे, आज का जो क्लासेस हमारा जो बेस्ट रहेगा वह रहेगा हो जनजाति की शासन व्यवस्था पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगला जो शासन व्यवस्था जो आपके सिलेबस में है, जहां से आपके सवाल आने, वहां से हम लोग देखेंगे हो जनजाति की शासन व्यवस्था। आइए, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। हो जनजाति की शासन व्यवस्था एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। हो जनजाति की शासन व्यवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। और विल्किंसन रूल, एक रूल है विल्किंस, क्या नाम है?
विल्किंसन रूल मतलब नियम। अब इस हो जनजाति के बारे में हम लोग इसे जानेंगे, आज समझेंगे। जो आपके सवाल यहां आपका यहां से एक सवाल आपका बनेगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हो जो है झारखंड की, अगर देखा जाए आबादी की दृष्टिकोण से ये चौथी बड़ी जनजाति है झारखंड की। आबादी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, आबादी की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। चौथी बड़ी जनजाति है कौन सी? चौथी, मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से, आबादी के दृष्टिकोण से ये चौथी बड़ी जनजाति झारखंड की मानी जाती है। और मुंडा, ये जो शासन व्यवस्था है ये मुंडाओं की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। मुंडाओं की ही तीसरी शासन व्यवस्था है ये। मुंडाओं की ही एक तीसरी शाखा हो है। मुंडाओं की एक तीसरी शाखा, मुंडाओं की एक तीसरी शाखा है। तीसरी शाखा कौन है? हो। ये जो हो जो है ये झारखंड की जनजाति है। आबादी के दृष्टिकोण से क्या है? ये चौथा स्थान झारखंड में रखता है। तीसरी शाखा है, यहां तीसरी शाखा कौन सा है? हो। तीसरी शाखा हो। अब इस प्रकार से हो बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये हो जो है वह वास्तव में झारखंड की जनजाति ही है। क्या है? हो समाज भी है। मुंडाओं की एक तीसरी शाखा हो समाज भी है, ठीक है। हालांकि मुंडा शासन व्यवस्था की प्रशासनिक अलग थी। हालांकि ये जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था अलग है। हालांकि यहां से आप देखें तो मुंडाओं की एक तीसरी शाखा हो समाज भी थी, लेकिन क्या था कि मुंडाओं और हो जनजाति का जो समाज था, दोनों समाज का प्रशासनिक अलग अलग था। प्रशासनिक व्यवस्था जो थी अलग अलग थी, लेकिन मुंडाओं की ही ये शाखा थी। मुंडाओं की तरह ही शासन पद्धति चलाया जाता था। अब हम बात करेंगे, हम लोग पिछले क्लास में इस बात को भी पढ़े थे कि पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहते थे। क्या कहते थे? पंचायत के प्रमुख को हम लोग क्या बोलते थे? मुंडा। और उस वक्त हम लोग पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था में, इस बात को देखने का प्रयास किए थे कि पंचायत जो हम लोग देखे थे कि ये जो पंचायत है, यहां हम लोग देखे थे मुंडाओं के शासन व्यवस्था में कि प्रत्येक पंचायतों का जो प्रमुख होता है वह मुंडा होता था। और कई पंचायत मतलब कई गांव मिलकर के एक पंचायत बनता था मुंडा शासन व्यवस्था में। आपको याद होगा पिछले क्लास में, जो क्लास आप देखे होंगे, आपको याद होगा कि कई गांवों को मिलाकर के एक पंचायत का निर्माण होता था और कई पंचायत मिलाकर के एक पट्टी का निर्माण होता था। क्या? पट्टी का निर्माण होता था। और कई पट्टी, और इसी पट्टी का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे मानकी। क्या बोलते थे? मानकी मेरे साथियों। क्या बोलते थे? मानकी। अब हम लोग इसी बात को, और कई पट्टी मिलाकर के पढ़ा राजा का निर्माण होता था। इसे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, पढ़ा का निर्माण होता था। अब इसका जो प्रमुख होता था वो पढ़ा राजा होता था। अब यहां एक बात समझ में नहीं आता कि ये हो जनजाति को ही हम लोग मानकी मुंडा शासन व्यवस्था क्यों कहते हैं। कारण समझिएगा कि ये जो पंचायत है, पंचायत का जो प्रमुख कौन था? हमारा मुंडा। कौन है? मुंडा। तो पंचायत के प्रमुख भी यहाँ पे आपका हो जनजाति में भी मुंडा को ही रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मुंडा को ही है, मतलब हो जनजाति में भी पंचायत के जो प्रमुख हैं, ये गांव ये पंचायत के प्रमुख जो आपका है वो आपके अलग हैं। क्या है? अलग। गांव का पंचायत मुंडा है, लेकिन ये मुंडा जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात को समझेंगे, जो मुंडा शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मानकी और मुंडा ये दो टर्म आ रहा है। ये मानकी मुंडा, क्योंकि मुंडा और मानकी जो पद था वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था में भी था, और मानकी और मुंडा जो दो पद है वो आपका हो जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था में भी शामिल है। यही वजह है कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से इसे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कह देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसे समझिएगा। थोड़ा सा हम क्या किए कि अभी हम लोग देखें कि गांव के प्रधान को हम लोग हो जनजाति में गांव के प्रधान को बोलते हैं मुंडा, ठीक है। हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है, लेकिन मुंडा प्रशासन में, मुंडा शासन व्यवस्था में पंचायत के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ
कि कई गांव मिलकर के ही तो पंचायत बनता है। तो इसका मतलब ये जो टर्म जो आ रहा है मुंडा और मानकी, आपका कहां से लिया गया, आपका मुंडा शासन व्यवस्था से। इसीलिए इन दोनों का टर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। क्लियर है आप लोग? ठीक है, आगे अब हम देखते हैं इसको। बहुत अच्छा। अब यहां जो है मुंडाओं की तीसरी शाखा हम लोग देखने का प्रयास किए। अब यह जो हो जनजाति जो है, झारखंड के जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र आप देखेंगे, संकुलन एरिया देखेंगे, संकुल एरिया, संकुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो कोल्हान है। इसका जो क्षेत्र है, एरिया अगर देखा जाए तो ये कोल्हान, कोल्हान मतलब कोल्हान संकुल का मतलब होता है झुंड, भीड़, क्या बोलते हैं, झुंड में। मतलब ये जो हो जनजाति के जितने भी लोग हैं वो सारे एक झुंड में, एक मतलब एक बहुत बड़ा भीड़ की संख्या में, भीड़ की तादाद में कोल्हान के क्षेत्र में निवास करते हैं। कहां? कोल्हान में रहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं संकुल क्षेत्र इसका कहां है? कोल्हान। संकुल एरिया मतलब क्षेत्र कहां है आपका? कोल्हान में। किसका? हो जनजाति का। ये पीटी के दृष्टिकोण से है, आपको याद रखने की भी आवश्यकता है। अब इसी जब कोल्हान में है तो कोल्हान का जो गांव होता था, जो उस एरिया में जो गांव होता था, इस गांव के प्रमुख को हम लोग बोलते हैं, यहां देखेंगे गांव के प्रमुख को हम लोग बोलते हैं प्रधान। ये गांव के प्रधान को बोलते हैं मुंडा। क्या बोलते हैं? मुंडा। इसे देखेंगे कि गांव के प्रमुख को हम लोग बोलते हैं क्या? मुंडा। यहां हम लिख दे रहे हैं मुंडा प्रमुख। ठीक है, गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुंडा। इसे याद रखेंगे, गांव के प्रमुख को बोला जाता है मुंडा। लेकिन इस गांव, प्रत्येक गांव में गांव का एक अपना पंचायत होता है, हर एक गांव का एक अपना पंचायत होता है। तो इसकी भी, इस गांव का, कोल्हान गांव का भी एक पंचायत होता था। क्या होता था? पंचायत। क्या होता था? पंचायत होता था। और ये जो पंचायत होता था, अब ये पंचायत का काम क्या होता था? ये पंचायत का काम जो होता था विवादों का निपटारा करना। क्या करना? विवादों का निपटारा करना। क्या बात कर रहे हैं आप कि यहां जो बात हम कर रहे हैं कि सर ये पंचायत होता क्या है, तो पंचायत के जितने भी लोग होते थे वह विवाद से संबंधित बातों को क्या करते थे? निपटारा करते थे। अगर इसका कार्य को देखें तो ये विवादों का निपटारा करते थे। ये क्या करते थे? विवादों का निपटारा, निपटारा। और गंभीर और संगीन मामलों को भी ये निपटारा करते थे, निदान करते थे। गंभीर और संगीन मामलों को भी, संगीन मामलों का निपटारा, मामलों का निपटारा। ठीक है, पंचायत का क्या कार्य होता था? और ये जितने भी संगीन मामला होता वो पंचायत के सामने लाया जाता था। कहां? पंचायत के बीच में रखा जाता था। अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है कि हम लोग के बीच में क्या होता है कि हम लोग पंचायत में हम लोग बैठते हैं, गांव के प्रत्येक सभी क्या है, सबका पंचायत है। और जितने भी लड़ाई झगड़ा जो होता है वो पंचायतों के बीच में हम लोग रखते हैं बात को, और वो फैसला सुनाते हैं। तो अभी भी वर्तमान समय में भी ये देख पा रहे होंगे, ये जो पंचायत है, अब ये पंचायत का जो प्रमुख, जो ये पंचायत का, अब देखेंगे कि मुंडा, ये जो पंचायत का हम लोग कार्य देखें, अब इसी गांव का जो मुंडा था, जो प्रमुख होता था, इसी मुंडा का एक सहयोगी होता था। इस मुंडा का एक सहयोगी होता था, इस मुंडा का एक सहायक होता था, जिसका नाम है, सहायक को क्या बोलते हैं? डाकुआ। क्या बोलते हैं? डाकुआ। इसको याद रखेंगे आप, डाकुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको पूछा जाएगा, डाकुआ। ठीक है, ये डाकुआ जो थे किसके सहायक थे? तो गांव के जो प्रमुख होते थे मुंडा साहब का ये सहायक थे। तो डाकुआ अर्थात हम क्या कह सकते थे? चपरासी। अभी के समय में अगर देखा जाए तो अभी चपरासी का काम करता था डाकुआ, चपरासी का काम करता था। अब ये मुंडा का कार्य क्या है? अब इनका सहायक क्या था? डाकुआ था। अब इन मुंडाओं का क्या था? मुंडा का कुछ कार्य होता था, उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती थी मुंडा होने के नाते। तो मुंडा होने के नाते क्या क्या था? प्रशासनिक कार्य को संभालना, न्यायिक क्रिया को संभालना, न्यायिक जो काम है उसको संभालना। मुंडा का अगर हम कार्य देखें तो इसका भी कुछ कार्य है, कार्य में कुछ जिम्मेदारी से भी दिया गया था। तो प्रशासनिक कार्य को देखना, प्रशासनिक कार्य को देखना, न्यायिक
न्यायिक कार्य को भी यही हैंडल करते थे। न्याय देने का काम कौन करते थे? मुंडा। कौन करते थे? मुंडा। तो प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य इस प्रकार से देखते थे कि ये काम करते थे और साथ साथ लगान एकत्रित करने का भी काम करते थे। लगान एकत्रित करने का भी काम करते थे। लगान को एकत्रित करने का काम करते थे। लगान एकत्रित करने का काम। तो मुंडा का इस प्रकार से हम लोग देखें। अब गांव में क्या था? एक प्रधान, धार्मिक प्रधान होता है गांव के। उस वक्त जो धार्मिक प्रधान थे, गांव के धार्मिक प्रधान, इस गांव के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता था? धार्मिक प्रधान। हो जनजाति की शासन व्यवस्था में जो गांव होता था, उस धार्मिक प्रधान को हम लोग बोलते थे दिसरी। क्या बोलते थे? दिसरी। क्या बोलते थे? दिसरी नहीं, दिउरी। क्या बोलते हैं? दिउरी। दिउरी, इसे याद रखेंगे, दिसरी नहीं, दिउरी। धार्मिक प्रधान को हम लोग बोलते हैं दिउरी। दिउरी। क्या बोलते हैं? दिउरी। इसे याद रखने की आवश्यकता है। और इस दिउरी की जो सहयोगी थे, इस दिउरी की जो सहयोगी थे, इस सहयोगी का नाम था सहयोगी यात्रा दिउरी। यात्रा दिउरी। क्या नाम था? यात्रा दिउरी। सहयोगी का नाम क्या था? यात्रा दिउरी होता था। किसका सहयोगी? धार्मिक प्रधान का। ये धार्मिक प्रधान होते थे हो समाज का। ये धार्मिक अनुष्ठान के कार्य संपादन करते थे। कौन? ये दिउरी साहब। और इनको सपोर्ट कौन करते थे? मदद कौन देते थे? तो यात्रा दिउरी करते थे। कौन? यात्रा दिउरी। आप इसे भी जाने की। अब यहां जो आप देखें, इतना जो हम बातचीत किए, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है इनका, ये किस समाज की है? किस शासन व्यवस्था की है? हो जनजाति की शासन व्यवस्था की है। लेकिन इस शासन व्यवस्था में भी बहुत सारे अपराध होते थे। अपराध भी यहां होते थे जो गंभीर अपराध। अगर अपराध हम देखें, अपराध की श्रेणी में अगर हम देखें, तो अपराध आप देखेंगे तो यहां क्या होता था? अपराध में अगर हम बात करें कि यहां कौन कौन सी अपराध होते थे, तो यहां आप देखेंगे कि पहला जो यहां देखेंगे कि जो अपराध होता था, वह अपने ही रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना एक अपराध माना जाता था। रक्त संबंधियों के साथ, रक्त बंदियों के साथ, रक्त संबंधियों के साथ क्या करना? रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना, यह अपराध था। यौन संबंध स्थापित करना, ये सबसे बड़ी, इसको देखा जाए तो यह जो अपराध था सबसे गंभीर अपराध माना जाता था। रक्त संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना उस समाज की सबसे गंभीर अपराध मानी जाती थी। सबसे कड़ा सजा इस पर दिया जाता था, एक्शन लिया जाता था हो समाज के कारण। आप देखते थे कि इस समाज में आप देख रहे होंगे, अभी भी वर्तमान समय में कई क्षेत्रों में देखेंगे कि डायन प्रथा प्रचलित है। तो उस समय भी एक डायन प्रथा भी अपराध ही था। डायन प्रथा भी प्रचलन में था इस समाज में। तो जिस महिला में ये डायन प्रथा सिस्टम जैसी पाई जाती थी, जिस महिलाओं को, तो उस महिला के प्रति एक कार्रवाई की जाती थी। उस पर क्या किया जाता? उस पर एक जुर्माना लगाया जाता था। तो डायन प्रथा भी इस समाज का एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अब एक इसी में अपराध में आप देखेंगे, अपराध होता क्या था कि दूसरे जाति के घरों में जाकर के खाना खाना, दूसरे जाति के साथ खाना खाना, यह भी क्या था? एक अपराध था। क्या था? अपराध माना जाता था। दूसरे जाति मतलब दूसरे जाति के साथ खाना खाना या घर में खाना खाना पर प्रतिबंध था। तो दूसरे जाति के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध था। यह हो समाज का ये कुछ आपराधिक घटना होती थी ऐसा। और जो ऐसा काम करता था उसे समाज से भी बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया जाता था। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो समाज है कहीं ना कहीं मुंडा शासन व्यवस्था से कुछ आंशिक रूप से मिलती जुलती है। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो दिउरी है, अब इसी क्रम में हम लोग देखने का बात करेंगे कि यहां कई गांव होते हैं। क्या? अब यहां कई गांव मिलाकर के एक पंचायत मतलब अंतरग्राम में पंचायत का निर्माण होता है। यहां एक बात हम बताना चाह रहे हैं, इसी में
समझेंगे यहां पे, यहां पर हम समझेंगे क्या कि यहां हम देखते हैं कि कई गांव मिलकर के एक अंतरग्राम्य पंचायत का निर्माण होता है। अंतरग्राम पंचायत का निर्माण होता है। लेकिन एक बात इसे भी याद रखेंगे कि अंतरग्राम पंचायत का निर्माण होता है। अब इस अंतरग्राम पंचायत में क्या होता है कि इस अंतरग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि इस अंतरग्राम पंचायत को इस शासन व्यवस्था में इसे कहा गया पीड़ कहा गया। क्या कहा गया? पीड़। मतलब कई गांव मिलाकर के अंतरग्राम पंचायत बनाया जाता था, पंचायत होता था, और इसी अंतरग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं हम लोग? पीड़। इसे याद रखेंगे आप लोग, इसलिए हम इक्वल का साइन दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? पीड़। और यह जो पीड़ होता था ये 5 से 10 गांवों के समूह होता था। 5 से 10 गांवों का समूह होता था। ठीक है, 5 से 10 गांवों का क्या होता था? समूह। ये पीड़ होता था। मतलब कई गांव मिलकर के एक अंतरग्राम पंचायत का निर्माण होता था। उसी अंतरग्राम पंचायत को हम लोग क्या बोलते हैं? पीड़ बोलते थे। और आप देखेंगे कि पीड़ का जो प्रधान होता था, इसी पीड़ का प्रधान उसको बोलते थे मानकी। क्या बोलते हैं? इसी पीड़ का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे मानकी। अब इस पीड़ का जो प्रधान है, प्रधान मतलब प्रमुख, इसको बोलते हैं मानकी। क्या बोलते हैं? मानकी। मानकी टर्म आ गया क्योंकि मुंडा में भी मानकी शब्द का मुंडा शासन में लिया जा रहा था और यहां भी लिया जा रहा है। तो मानकी जो हम लोग बोलते हैं, यह मानकी जो है कम से कम 15-20 गांव से ऊपर इनके अधीन होता था, इन्हीं के ऊपर होता था। 15 से 20 गांव ऊपर। ये तो पीड़ 5 से 10 गांव का समूह होता था, लेकिन ये जो मानकी बनता था ये 15 से 20 गांव, ठीक है, 15 से 20 गांव से ऊपर का एक समूह भी होता था, तब मानकी बनता था लोग, तब मानकी बनाया जाता था। अब ये जो मानकी है, अब इस मानकी का जो एक सहयोगी था तहसीलदार था। कौन था? तहसीलदार। मानकी समझ में आ रहा है? क्योंकि पीड़ से ऊंचा को क्या होगा? अगर जो पीड़ कुछ समस्या का समाधान नहीं कर पाता था तो ये पीड़ सीधे हस्तांतरित करता था मानकी के पास। ठीक है, मानकी के पास। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मानकी कितने गांव से ऊपर है? तो 15 से 20 गांव से ऊपर इनके अंडर में होता था, मानकी के अंडर में होता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों में जो शक्तियां हैं कहीं ना कहीं अलग है। तो इस प्रकार से समाज व्यवस्था चल रही थी। अब मानकी का जो सहयोगी था, इसका जो सहयोगी था, अगर हम बात करें मानकी का सहयोगी, यहां हम लिख दे रहे हैं सहयोगी, तो सहयोगी जो था वह था तहसीलदार। क्या था? तहसीलदार। ठीक है, ये लगान वसूलता था। क्या वसूलता? लगान वसूलता था। ये तहसीलदार जो था ये लगान वसूली का काम करता था, लगान को वसूलता था। ठीक है, यहां तक आप जैसे आप समझ पा रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इसे याद रखने की संभावना, क्योंकि ये पीटी में सवाल यहीं से पूछेंगे आपसे, 1 नंबर का सवाल इसी से 20 से आएगा। लेकिन उन की पॉइंट्स को अपने मस्तिष्क में बैठाना, इसलिए डायग्राम से हम आपको बताया जा रहा है कि डायग्राम, अगर इस बात को आप समझ जाएंगे, अपराध को मैंने एक श्रेणी में लिख दिया और गांव से संबंधित जितना तथ्य था यहां आपको समेट करके मैंने रख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। अब अगर मानकी से भी अगर डिसीजन नहीं हो पाता था, अगर मानकी लोग भी अगर कोई निर्णय नहीं ले पाता था, तो 3 मानकी का एक कमेटी बनती थी, 3 मानकी का एक समिति भी बनती थी। ठीक है, उसको समिति का नाम ही 3 मानकी ही बोलते थे। ठीक है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बता दिए कि मानकी से भी अगर कोई मसला हल नहीं होता था तो 3 मानकियों को मिल करके एक कमेटी का गठन होता था, समिति का गठन होता था, उसके बाद वहां पर निर्णय लिया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग यहां देख पा रहे थे कि ये जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है, ये हम लोग देखने का प्रयास किए। अब इसका हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विल्किंसन रूल के अंतर्गत क्या क्या ये अंग्रेज अधिकारी इन जनजातियों के साथ कौन कौन सा नियम लागू करते चला गया, आखिर क्यों विल्किंसन रूल कहा गया इस जनजाति के साथ, इसीलिए इन हो जनजाति के साथ विल्किंसन को जोड़ा जाता है। क्योंकि विल्किंसन भी जब कोल विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को शांत करने के लिए देखेंगे वो जनजातियों में जो समाप्ति समझौता हुआ था, उस समझौता का जो सबसे बड़ा
व्यक्ति था, समझौता करने वाला जो व्यक्ति था, लीडर था, वह विल्किंसन साहब थे, एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इसे भी आप अभी समझेंगे इसे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे, इसे आप नोट कर लें। आप इसे नोट कर लिए। एक बात और यहां समझना आपको कि ये जो हमने देखा कि अंतरग्राम पंचायत में क्या होता था जब फैसला होता था, यहां समझिएगा कि अंतरग्राम में जब फैसला होता था तो इस फैसला में जो पहुंचते थे, फैसला करने के लिए जो पहुंचते थे, वो प्रत्येक गांव के कौन थे? मानकी होते थे। कौन होते थे? प्रत्येक गांव के मुंडा शामिल होते, मानकी नहीं, मुंडा, प्रत्येक गांव के मुंडा शामिल होते थे। फैसला करने के लिए प्रत्येक गांव का मुंडा शामिल होता था। इसे हम, आप यहां मुंडा हम लिख दे रहे हैं, मुंडा मतलब प्रत्येक गांव का मुंडा जो होता था वह फैसला करने के लिए इस अंतरग्राम पंचायत में आते थे। लेकिन जो इस पंचायत की बात करें, जो गांव का जो अपना पंचायत होता था, उस पंचायत में जो मसला हल होता था, उस वहां जो फैसला में पहुंचते थे फैसला करने के लिए, वो प्रत्येक गांव के फैसला करने के लिए जो पहुंचते थे, वह प्रत्येक गांव के जो प्रमुख अधिकारी थे, जो प्रमुख क्या थे, जो प्रमुख परिवार के जो मुखिया थे, जो प्रत्येक परिवार के मुखिया फैसला करने के लिए पहुंचते थे। मतलब ये फैसला, आप देख रहे हैं कि गांव का समूह एक पंचायत था, और ये फैसला जब करते थे हो जनजाति में, तो फैसला करने वाला व्यक्ति कौन होता था? मतलब इस फैसला करने वाला व्यक्ति होता था उसी गांव के परिवार, जो प्रत्येक गांव का जो कौन होता था? मुखिया। उस गांव को चलाने, अपने परिवार को चलाने वाला जो सदस्य होता था, एक एक करके उस सारे घर का जो मुखिया होता था, जो संचालन करता था परिवार का, वह व्यक्ति एक एक करके इस पंचायत में शामिल होता था। लेकिन इस अंतरग्राम पंचायत में पहुंचते थे कौन? मुंडा। मतलब प्रत्येक गांव का जो मुंडा होता था, उस मुंडा को सम्मिलित किया जाता था। ये दो अंतर आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो विल्किंसन रूल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब यहां हम लोग विल्किंसन रूल के बारे में थोड़ा सा यहां जानकारी दें कि विल्किंसन रूल कैसे हम लोग लिखे कहे। एक बात हम लोग यहां देखेंगे विल्किंसन रूल के बारे में। विल्किंसन रूल ठीक है, विल्किंसन रूल, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। विल्किंसन रूल, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मतलब मुगलों का पतन हो रहा था हिंदुस्तान में। तो इस साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उस वक्त फिर धीरे धीरे जब मुगलों का पतन होता है तो अंग्रेज हमारे यहां आते हैं, और उसी क्रम में अंग्रेज सिंहभूम का क्या करते हैं कि सिंहभूम को बंगाल का राजधानी बना देते हैं। अंग्रेज जो है, जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, कोल्हान को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया, बंगाल का राजधानी घोषित कर दिया। यहां हम समझते हैं, ये जो है मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों ने कोल्हान मतलब सिंहभूम को बंगाल की राजधानी घोषित किया, बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, घोषित कर दिया या किया। अब ये जो अंग्रेज ये कोल्हान में सिंहभूम में आते हैं, और सिंहभूम में आकर के बंगाल की क्या कर देते हैं, राजधानी कोल्हान को बनाते हैं। बंगाल की राजधानी किसे बना देते हैं, ये आप समझेंगे कि बंगाल की राजधानी
नहीं, यहाँ आप राजधानी नहीं देखिएगा, ये जो राजधानी नहीं बल्कि बंगाल की जिला घोषित कर दिया है, बंगाल का जिला, इसे जिला जिला है, ये बंगाल का जिला घोषित कर दिया। ठीक है, ये इस बात को देखेंगे कि मुगलों के जब पतन हो रहा था, अब मुगल उत्तरवर्ती मुगल, आप बहादुर शाह जफर हम लोग देख रहे थे, ये जब हम देख रहे थे मुगलों का पतन, आप देखेंगे बहादुर शाह जफर, ये जब पतन हो रहा था तो अंग्रेजों का भी प्रवेश हुआ, और जब अंग्रेज इस कोल्हान क्षेत्र को क्या किया, बंगाल का जिला घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का जिला घोषित। अब जब ये जिला घोषित कर दिया तो हालांकि इसका जो संचालन हो रहा था, इस जिला का जो संचालन हो रहा था, संचालन जो हो रहा था वह लोहरदग्गा से हो रहा था। संचालन कहां से हो रहा था? लोहरदग्गा से। लेकिन क्या है कि यहां जब संचालन हो रहा था, लेकिन उसको एक जितनी टैक्स चाहिए था अंग्रेजों को, वह टैक्स नहीं मिल पा रहा था, नहीं हो पा रही थी। मतलब संचालन लोहरदग्गा से होने के बावजूद भी इसको टैक्स नहीं मिल पा रहा था, किसको? अंग्रेजों को कर नहीं मिल पा रही थी। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि जनजातियों का, आप देखें कि बहुत ज्यादा जो टैक्स जो जनजातियों पर जब लगाना शुरू किया, तो उसी के खिलाफ में क्या हुआ कि एक जनजाति लोग क्या किया, उसी शोषण के विरुद्ध में इन अंग्रेजों के खिलाफ में क्या किए, एक विद्रोह खड़ा कर दिए। उस विद्रोह हम लोग देखेंगे कोल विद्रोह कहते हैं। क्या? कोल विद्रोह। ठीक है, कोल जनजाति। अब ये जो कोल विद्रोह जो हुआ था, यह 1830 से 32 ईस्वी में हुआ था। 1830 से 32 ईस्वी में यह कोल विद्रोह हुआ था। इस शोषण होने के बावजूद क्या होता है कि जितने भी ये जो कोल जनजातियां थी, इन जनजाति अंग्रेजों के खिलाफ में क्या होता है, एक विद्रोह छेड़ देते हैं, विद्रोह की चिंगारी छेड़ देते हैं, और फाइनली इस विद्रोह क्या होता है कि कोलों में एक ज्वलंत आग जलता है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और विद्रोह की जो समय काल था, समय खंड था, कालखंड जो था 1830 से 32 था, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण। ठीक है, आप यहां समझ पा रहे हैं? अब क्या है, इसी कोल जनजाति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हो जनजाति। समझ पा रहे हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसी कोल विद्रोह हम लोग यहां देखेंगे, इसी कोल जनजाति को हम लोग बोलते हैं हो। कोल जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल जनजाति को हम लोग बोलते हैं हो जनजाति। हो जनजाति कहते हैं। ठीक है, मतलब कोल जनजाति को ही हम लोग हो जनजाति कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हो जनजाति, इसका मतलब विद्रोह किया। कब किया? तो 1830 से 32 ईस्वी में। क्यों किया? क्योंकि शोषण के विरुद्ध टैक्स बहुत ज्यादा ले रहा था अंग्रेज, यही कारण था कि ये कोल विद्रोह हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हो से होता है तो ये 1837 ईस्वी के आसपास, 1837 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि कंपनी क्या करता है, कंपनी वर्सेस आदिवासियों के बीच में एक समझौता होता है। 1837 में देखेंगे, 1837 ईस्वी में कंपनी और जनजातियों के बीच में, कंपनी वर्सेस इस जनजाति के बीच में क्या होता है? एक समझौता होता है। ये समझौता आदिवासी ही लिख दीजिए, बेहतर समझ में आएगा। आदिवासी मतलब ये 1837 ईस्वी में क्या होता है, कंपनी के बीच में, क्योंकि कंपनी रेगुलेट एक्ट लेकर आ रही थी 1837, आप देख रहे हैं 73, 81, 84, 1857 से पहले आप देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं 1813, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, उस एक्ट लेकर के आदिवासियों के बीच में आ रहा था। कौन? कंपनी लेकर के आ रही थी। तो इसी के बीच में इन दोनों में क्या हो गया? समझौता हुआ। क्या हो गया? समझौता। और ये जो समझौता होता है 1800 कब होता है? 37 में होता है। तो समझौता करने वाला जो व्यक्ति था, कौन था? समझौता करने वाला जो व्यक्ति था वह व्यक्ति था विल्किंसन साहब। क्या था? विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन। क्या था? समझौता करने वाला व्यक्ति कौन था? थॉमस विल्किंसन। ठीक है, समझिएगा एक वे में आप, थॉमस विल्किंसन साहब समझौता करते हैं 1837 ईस्वी में। किन दो के बीच में? कंपनी और आदिवासियों के बीच में। आदिवासी मतलब जो ये कोल विद्रोह हो रहा है, जो हो जनजाति से जो विद्रोह हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक समझौता किया। वह समझौता करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये उस वक्त क्या थे? कमिश्नर थे। क्या थे? कमिश्नर।
कमिश्नर के पद पर थॉमस विल्किंसन साहब हुआ करते थे। लेकिन जैसे ये कमिश्नर हुआ तो कोल्हान के सभी, अब यहां एक परिवर्तन करता है समझौता होने के बाद। अब थॉमस विल्किंसन जो है अब परिवर्तन करना, सामाजिक ये जो आपका प्रशासनिक परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया विल्किंसन साहब। क्या प्रारंभ कर दिया कि मुंडा के गांवों का जो प्रधान था, यहां देखेंगे कि कोल्हान के सभी मुंडा को, मतलब ग्राम के जो प्रधान हुआ करते थे सभी मुंडा को गांवों का राजा घोषित कर दिया। यहां हम देखेंगे कि कोल्हान के सभी मुंडा को, मुंडा कौन हुआ करते थे, तो मुंडा आप देखें कि गांव का जो प्रधान था वो मुंडा कहलाता था, तो वह सभी मुंडाओं को गांव का राजा घोषित कर दिया। कोल्हान के सभी मुंडा को गांव का राजा घोषित कर दिया। राजा, अब तो इन लोग बड़ा खुश हो गया राजा बन गया, राजा तो बन गया, बेचारा लोग बहुत खुश होने लगे ये सारे आदिवासी लोग। अब ये जो आदिवासी लोग जो थे बहुत ही मस्त आने लगा कि अब तो हम राजा हो गए। लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र रच रहा था अंग्रेजों ने, बहुत ही खतरनाक रच रहा था, जो कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक था। आप देखिए इस कोरोना वायरस के हम लोग देखेंगे कि कोल्हान के सभी मुंडा को गांव का राजा घोषित कर दिया। अब यहां धीरे धीरे थोड़ा सा राजा, अब क्या होता है कि राजा धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति झुकाव ज्यादा होने लगा। अब अंग्रेजों पर विश्वास भी करना, अब क्या होता है, अब घोषित कर दिया। अब जैसे ही घोषित किया करता है तो अब यहां एक काम करता है, मुंडा और मानकी को दोनों पद वंशानुगत कर देता है। क्या करता है, मुंडा और मानकी को एक तो गांव का राजा घोषित कर दिया, एक काम तो यह किया। दूसरा काम क्या करता है कि हमेशा के लिए जो राजा रहेगा वो हमेशा के लिए उसका वंशानुगत रहेगा। उस राजा का बेटा, राजा मरेगा तो बेटा बनेगा, बेटा मरेगा तो फलना होकर बेटा बनेगा। तो इस प्रकार से ये वंशानुगत था। ये मुंडा और मानकी, मुंडा प्लस मानकी, इन दोनों को वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? थॉमस विल्किंसन साहब का आप सोच देखिए किस प्रकार से झुकता चला जा रहा है कि अब यहां मुंडा और मानकी को वंशानुगत कर दिया। खुशी की लहर दौड़ पड़ी इन लोगों में कि अब तो हम लोग तो हमेशा के लिए राजा हो गए भाई, अब राजा तो हो गए। अब लेकिन क्या हो गया, इस प्रकार से देखना प्रशासनिक सिस्टम बदलता चला जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कोल्हान को अधीन करने के लिए अंग्रेज अब क्या करता है, कोल्हान को अधीन करने के लिए मुंडाओं से अधीन करता है। ये जो कोल्हान जो क्षेत्र था जहां हो जनजाति, जहां अधिकांशता हो जनजाति निवास करती है या रहता है झुंड में, उस क्षेत्र को ये क्या करता है, अंग्रेज अपने अधीन करना चाह रहा था, मुंडा से अधीन करने के लिए कोल्हान को। ठीक है, मुंडा से अधीन करने के लिए क्या करता है कि 1 रुपया टैक्स वसूलता है मुंडाओं से। अब कोल्हान को अधीन कर लेता है, कोल्हान को अधीन कर लिया। ठीक है, अब अंग्रेज कोल्हान को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि इधर तो मुंडा और मानकी तो मेरा अपना हो गया। क्यों? क्योंकि वंशानुगत कर दिए, राजा घोषित कर दिए। अब तो जो कोल्हान क्षेत्र में जो मुंडा मानकी जो चल रहा था, अब तो उत्तरदायी किसके प्रति हो गया, ये दोनों अंग्रेजों के प्रति उत्तरदायी हो गए। अब जो अंग्रेज कहेगा वही लोग राजा सुनेगा। तो कोल्हान को अधीन कर लिया, और जब ये कोल्हान को अधीन कर लेता है, और जब अधीन कर लेता है तो प्रत्येक मुंडाओं से 1 रुपया टैक्स लेता है, टैक्स लगा दिया। अब यहां प्रत्येक मुंडा और मुंडाओं से क्या होता है, प्रत्येक मुंडाओं से 1 रुपया टैक्स लेता है। कितना? 1 रुपया टैक्स लेता है। ठीक है, टैक्स का जो दर रखता है वह 1 रुपया का टैक्स रखता है। लेकिन आप यहां समझेंगे कि यह जो कोल्हान को अधीन कर लिया मुंडाओं ने, अब यहां जो है ये जो, अब इस 1 रुपया को क्या करता था कि 12 पैसा, मतलब हम लोग उस आना आप लोग जानते हैं, 12 आना, जैसे हम लोग देखते हैं 4 आना जो बोलते थे, 25 पैसा को 4 आना बोलते थे। ठीक है, तो 12 आना जो थे मानकी को देता था। किसको? मानकी को। 1 रुपया में 12 आना, 1 रुपया में 12 आना मानकी को देता था। ठीक है, 12 आना मानकी को देता था। और जो मानकी एक दिन में जितना भी टैक्स वसूलता था और सरकारी फंड में जाके रखता था, उसी दिन इसे
कितना मिल जाता था, 1 आना उसी दिन इसे हासिल हो जाता था। 1 आना मतलब 1 आना जो था उसी दिन प्राप्त होता था। किस दिन? उसी दिन का कहने का मतलब कि जिस दिन टैक्स वसूल करके सरकारी मतलब अंग्रेज का जो सरकारी जो फंड था वहां जाकर के जमा करता था, तो जो जमा करता था तो अंग्रेज तो खुश होते थे, तो इसके लिए क्या करते थे कि तुरंत 1 आना उसी दिन बेचारा को दे देते थे। मानकी तो बड़ा गदगद हो गया कि साला पैसा तो आ ही गया मेरे पास। अब सिस्टम ये था, अब 12 आना मानकी और 1 आना यहां मिल गया। तो इस प्रकार से देखिए कि पूरा कोल्हान को अपने अधीन कर लिया। और किससे अधीन कर लिया? मुंडाओं से अधीन कर लिया। किससे? मुंडाओं से। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब ये अनुमति किनको? मानकी और मुंडा ये अनुमति दे देता है। कौन? विल्किंसन साहब अनुमति देता है। किसको किसको? मानकी और मुंडा को। मतलब विल्किंसन जो है अनुमति देता है। अनुमति क्या चीज का अनुमति देता है भाई? अनुमति किसको देता है? तो अनुमति जो देता है वह देता है मानकी और मुंडा को। मुंडा और मानकी को क्या अनुमति देता है कि ये दोनों अपना सहयोगी रख सकते हैं। क्या? ये दोनों क्या कर सकते हैं कि अपना सहयोगी रख सकते हैं। और सहयोगी के रूप में किसे? डाकुआ। किसे रखा गया? डाकुआ। मतलब डाकुआ रख सकता है। यह अनुमति अंग्रेजों मतलब विल्किंसन ने अनुमति दे दिया कि अब तुम लोग क्या करो कि डाकुआ रखने का अधिकार है तुम्हें। अपने अपने मतलब मुंडा को भी रख सकता है अपना चपरासी, और मानकी भी डाकुआ रख सकता है। डाकुआ कहने का मतलब अभी के समय वह चपरासी का काम करता था। क्या काम करता था? चपरासी। तो ये जो आप समझ पा रहे हो कि इस वक्त जो काम कर रहा था डाकुआ, इन दोनों का सहयोग कर रहा था। ठीक है, सहयोगी के रूप में डाकुआ था। ये आदेश दे दिया इन दोनों राजाओं को, मुंडा और मानकी को। मुंडा मानकी तो राजा बन गए ना भाई, राजा बन गए। अब दोनों राजाओं को अंगरक्षक चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ी सा जब चाहिए हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, तो उसी को बोला कि तुम लोग अब ऐसा करो कि तुम लोग अपना अपना एक डाकुआ रख लो। ठीक है, डाकुआ रख लो, तुम लोग को काम करने में, कार्य को संपादन करने में आसानी होगी। राजा ने रख लिया बड़ा आसानी से, क्योंकि बड़ा बड़ा मतलब ये सारा चीज तो पहली बार उसे मिल रहा था। अब सिस्टम यहां बदलता क्या है? अब सिस्टम डाकुओं का क्या होता है, ये सहायता करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि अब विल्किंसन साहब जो है 32 क्या करते हैं, जो एक इन जनजातियों की संस्कृति को क्या करता है, लिस्टेड करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। तो सूचीबद्ध क्या करते हैं कि कोल्हान में प्रचलित प्रथाएं जो थी, यहां हम देखते हैं कोल्हान में प्रचलित प्रथाएं, क्या प्रचलित प्रथाएं, और क्या क्या था, संस्कृति जो थी कोल्हान की। तो कोल्हान की क्या थी, संस्कृति और नई कर, क्या था, संस्कृति प्लस नई कर को क्या कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया। कौन? सूचीबद्ध कर लिया। कौन? तो कौन किया? तो विल्किंसन ने किया। तो कोल्हान में जो प्रचलित प्रथाएं थी उन्होंने घूम करके देखा क्या क्या प्रथाएं। तो जो प्रथाएं जो थी, तो उस कोल्हान की संस्कृति जो थी, नया नया जो कर लग रहा था, उन लोगों को क्या कर लिया गया, सूचीबद्ध कर लिया गया, लिस्टेड कर लिया गया। और जब ये लिस्टेड कर लिया गया तो ये लिस्ट में आप देखेंगे तो 32 प्रकार के लिस्ट शामिल किए थे। कितना? 32 प्रथाओं का एक लिस्ट तैयार किया था। कितना? 32। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो 32 लिस्टेड किया था ये संस्कृति का, कौन सा, 32 प्रावधानों को क्या किया था, ये सूचीबद्ध 32 प्रावधानों का सूचीबद्ध किया। अब 32 प्रावधानों का सूचीबद्ध किया विल्किंसन ने, और जैसे ही ये सूचीबद्ध किया तो बंगाल के गवर्नर से क्या कर दिया, अनुमोदित करवा दिया। बंगाल के गवर्नर से ये 32 सूचीबद्ध को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित करा दिया। बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित करा दिया। अनुमोदित, ठीक है, बंगाल के गवर्नर से क्या कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, और अनुमोदित कर दिया गया। तो जब ये अनुमोदित किया गया था, मतलब अनुमोदित करने का मतलब ये 32 जो लिस्ट दिया गया, तो यहां आप देखेंगे
कि जब अनुमोदित करने के बाद हम लोग इस बात पर अंग्रेज जो था अब इन संस्कृति को क्या किया बचाने का, इसके नियम इस 32 पर क्या किया, एक लिस्टेड कानून लाया और इसी को हम लोग बोल देते हैं विल्किंसन रूल। एक नियम लाया, रूल लाया, नियम लाया, इन्हीं 32 प्रावधानों से संबंधित एक कानून बना लिया, नियम बनाया, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं विल्किंसन रूल। यहां तक उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होगी। जब ये बंगाल की गवर्नमेंट से अनुमोदित कर दिया और क्या कर दिया गया, तो ये अनुमोदित करके कोल्हान क्षेत्रों में लागू कर दिया गया, कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया, लागू। और जब ये कोल्हान क्षेत्र में लागू हुआ तो इसी का नाम दिया गया विल्किंसन रूल। क्या दिया गया, विल्किंसन रूल कहा गया, विल्किंसन रूल। क्या कहा गया, विल्किंसन रूल कहा गया। ठीक है, ये विल्किंसन रूल कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि विल्किंसन रूल का जो प्रक्रिया था इस प्रकार से चल के क्या हो रहा था, ये पूरा का पूरा हिस्सा हम लोगों में विल्किंसन रूल जो था इसे विल्किंसन रूल कहा गया। फाइनली हम देख पा रहे हैं कि विल्किंसन रूल किस प्रकार से अपना नियम कानून कायदे ये कहां पर लगवा दिया, कोल्हान क्षेत्र में लागू करवा दिया, ताकि अधिक से अधिक टैक्स हमारे पास पहुंच पाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विल्किंसन रूल भी कहते हैं। तो हम लोग देखें कि 1830 से 32 में कोल्हान ये आपका कोल विद्रोह होता है और इस कोल विद्रोह मतलब कोल जनजाति को हम लोग हो जनजाति बोलते हैं। इसीलिए हम लोग देखें कि हो शासन व्यवस्था, हो जनजाति की शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मुंडा या मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था बोला जाता था, क्योंकि हमने देखा कि मुंडा भी आपका मुंडा शासन व्यवस्था से लिया गया है, मानकी भी जो टर्म है पद है वहां से लिया गया है। तो ये दोनों पद मिलता जुलता है, इसीलिए इसे बोला गया मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। लेकिन एक विल्किंसन रूल जोड़ा गया, तो विल्किंसन रूल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक रूल नियम लाया, 32 प्रावधानों का सूचीबद्ध किया। जब ये कोल्हान से प्रचलित प्रथाएं ये सारी जानकारियां ले ली और उन सारे लिस्टेड कर लिया गया, तो फाइनली बंगाल के गवर्नर के पास लिस्ट भेजते हैं अनुमोदन करने के लिए, और फाइनली जब अनुमोदित होता है तो वो कोल्हान क्षेत्र का कानून बन जाता है, कोल्हान क्षेत्र का नियम बन जाता है, और फाइनली उसी नियम को बोल देते हैं विल्किंसन रूल। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला शासन व्यवस्था। तब तक के लिए धन्यवाद।